दोस्तों, यदि दो फंक्शंस f एंड g की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गिवन हो तो क्या f प्लस माइनस जी और f इंटू जी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? और अगर करेगी तो क्या वो गिवन फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का ही प्लस माइनस और प्रोडक्ट होगी? मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस सीरीज के सेकंड लेक्चर में हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पूरे लेक्चर्स में यूज होने वाले कुछ नोटेशंस क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले दो फंक्शंस f एंड g जब भी लिए जाएंगे उनकी जो डोमेन है वो एक रियल नंबर का सबसेट होगी, है ना। और उनकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम m ऑफ f यानी कि स्मॉल m से डिनोट करेंगे मोस्टली। और जैसे g की मिनिमम वैल्यू m ऑफ g हो जाएगी, mg हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो f की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mf और g की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mg हो जाएगी। ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो फंक्शंस f एंड g की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो किस तरह से रिलेटेड है। सबसे पहले लैम्डा टाइम्स fx की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक उसी तरीके से अगर दो फंक्शंस का प्लस माइनस कर दिया जाए यानी कि fx प्लस माइनस gx निकाला जाए तो इस फंक्शन fx प्लस माइनस gx की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से f की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। और इतना ही नहीं, अगर इंडिपेंडेंट f और g के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लिया जाए तो fx प्लस माइनस gy इन फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कैसे f और g की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तीसरा, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट। और इस अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करेंगे कुछ इस तरह के फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए। इसकी रेंज निकालना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि ये 4 डिग्री इक्वेशन है। अगर कैलकुलस भी करने की कोशिश करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एक 3 डिग्री इक्वेशन होगा जो कि उतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती है। इसके आगे ये भी जानना जरूरी है कि हम इस लेक्चर में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, प्रीरिक्विजिट क्या है। तो सबसे पहला जो एक सिंपल फैक्ट है, द सिंपल फैक्ट दैट फॉर एनी रियल नंबर x यानी फॉर एनी x बिलोंग्स टू r जो x स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन पॉजिटिव होगा, यानी कि वो लेस और इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट से सेकंड फैक्ट फॉलो करता है। सेकंड फैक्ट क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वो भी 0 है। अब ये इससे कैसे फॉलो करता है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इससे हमें पता चल रहा है कि 0 जो है इसका लोअर बाउंड है। और ये कैसा लोअर बाउंड है, जो एक्स इक्वल टू 0 पे अटेन हो रहा है, यानी कि इक्वलिटी होल्ड कर रही है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो 0 लोअर बाउंड भी है और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसलिए एक्स स्क्वायर की 0 मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज जो हम बहुत यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में, डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स जो हमने लेक्चर 1 में कवर किए हैं। हमारा हर लेक्चर पिछले लेक्चर पे बिल्ड होगा। तो अगर आपको लेक्चर 2 देखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लेक्चर 1 देख लीजिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से। तो दो फंक्शंस f एंड g गिवन हैं जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, और उनकी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो गिवन है जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स f ऑफ x विल बी 4 टाइम्स मिनिमम वैल्यू ऑफ f। दूसरा स्टेटमेंट है मिनिमम वैल्यू ऑफ -3 टाइम्स g ऑफ x इज इक्वल टू -3 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g। यानी मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू में -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने अपने आंसर लिख लीजिए और फिर हम चेक करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, तो देखते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं कि ए और बी दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। अब वो ट्रू क्यों हैं, अगर ट्रू है तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे प्रूव किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है
वो MF है। इसका क्या मतलब है? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 4 टाइम्स m ऑफ f। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू mf होगा, है ना, और इक्वलिटी भी होल्ड करेगी। अब इक्वलिटी होल्ड करेगी तो x की किसी वैल्यू पे होल्ड करेगी, लेट्स से वो वैल्यू अल्फा है। अब हमें 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4mf, और इक्वलिटी अभी भी x इक्वल टू अल्फा पे ही होल्ड करेगी। सो अब 4 टाइम्स mf इस फंक्शन का लोअर बाउंड हो गया और इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स एफ एक्स इज 4mf। तो ये प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक इसी तरीके से अब बी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट बी क्या कहता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ -3 टाइम्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू। अब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है जैसा कि मैंने बताया। अब इसको भी ऐसे ही ट्राई करते हैं प्रूव करने का। तो जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम जी है, तो इस जी एक्स इज लेस और इक्वल टू एम जी। अब इक्वलिटी भी किसी एक्स की किसी वैल्यू पे इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, तो इक्वलिटी होल्ड्स एट एक्स इक्वल टू बीटा। अब अगर मैं इसमें -3 से मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज -3 टाइम्स जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 टाइम्स एम जी, और इक्वलिटी अभी भी एक्स इक्वल टू बीटा पर ही होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ -3 टाइम्स जी एक्स इज इक्वल टू -3 एम जी, ये भी प्रूफ हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब आपके लिए मैं 2 स्टेटमेंट और रिवील करता हूं। आपको देखना है कि वो दोनों ट्रू और फॉल्स हैं, और अगर आपको ट्रू और फॉल्स लग रहे हैं तो आपको इन दोनों को भी जैसे मैंने जस्टिफाई किया है वैसे ही करना है। ठीक है? तो आप लोगों को वैसे सी और डी अगर अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैक्सिमम वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स एम जी, तो ये ट्रू ही होगा, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मिनिमम का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे कि ऊपर रिवर्स हुआ था। तो अब आपके लिए सी और डी आपके लिए होमवर्क है कि आप जैसे मैंने ए और बी का आपको जस्टिफिकेशन लिख के दिखाया है, आप सी और डी का जस्टिफिकेशन खुद से लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको यहाँ चेक कर लेना है। मैं आपके लिए रिवील कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये रिडंडेंट है, सेम चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका लिखने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन फेयरली इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये भी एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपको बताना है, फिर से 2 फंक्शंस हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू गिवन है f की, एंड मिनिमम वैल्यू ही गिवन है g की, जो कि mf एंड mg है। पहला स्टेटमेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ f प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ g। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए, और उसके बाद हम चेक करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने अपना आंसर्स लिख लिए होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। कुछ लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इशू आता है अगर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब तो प्रूव करने के लिए हमें पता है कि fx की जो मिनिमम वैल्यू है, fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो mf है, और gx की मिनिमम वैल्यू है वो mg है। इसी को हम अगर डिफाइन करके लिखें तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mf। इक्वलिटी किसी x इक्वल टू अल्फा पर होल्ड करेगी, और gx ग्रेटर देन इक्वल टू mg हो जाएगा। इक्वलिटी अगेन किसी x इक्वल टू बीटा पर होल्ड करेगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, 1 + 2 कर दूं, तो आपका क्या आ जाएगा? fx प्लस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू mf प्लस mg। तो mf प्लस mg fx प्लस gx का लोअर बाउंड तो क्लियरली हो गया, है ना, लेकिन क्या इक्वलिटी होल्ड करेगी? अब यही प्रॉब्लम आती है। x इक्वल टू अल्फा अगर पुट करें तो fx तो mf के इक्वल हो जाएगा, लेकिन g अल्फा mg के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि g की जो इक्वलिटी है वो x इक्वल टू बीटा पर होल्ड करती है। ठीक इसी तरीके से हम बीटा अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर यहाँ पे बीटा पुट करेंगे तो f बीटा प्लस g बीटा, तो g बीटा तो mg के इक्वल हो जाएगा,
लेकिन एफ बीटा एम एफ के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो इक्वलिटी एक्स इक्वल टू अल्फा पर होल्ड करती है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वलिटी होल्ड करे ये जरूरी, तो इसलिए ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए एम एफ प्लस एम जी इज ए लोअर बाउंड बट नॉट नेसेसरीली अटेनेबल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो एग्जाम्पल्स है ना, अब चूंकि ये स्टेटमेंट आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, काउंटर एग्जाम्पल होगा। तो इट्स अ काउंटर एग्जाम्पल बेसिकली। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो tan स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। कोट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। तो tan स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वलिटी भी आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पे होल्ड कर जाती है। कोट स्क्वायर एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको पता है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये आपका 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। अब इशू क्या है? इशू है कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 सिर्फ एक लोअर बाउंड बन के रह जाएगा, कभी भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये तो अपनी मिनिमम वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा और x को 0 के नज़दीक लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना। और अगर x को पाई बाई 2 की तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसलिए जो सम है वो दोनों ही केस में इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों ही वैल्यू पे इक्वलिटी होल्ड करने का कोई चांस नहीं है, और किसी और वैल्यू पे भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। चलिए हम देखते हैं वो कैसे हम देख सकते हैं कि 0 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ और करते हैं, कुछ और तरीका निकालते हैं जहां पे इक्वलिटी होल्ड कर जाए। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स को मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें -2 और +2 कर देता हूं। tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2 +2। अब -2 को लिख सकते हैं क्योंकि -2 के साथ एक 1 की मल्टीप्लीकेशन है और 1 को लिखा जा सकता है tan x इंटू कोट एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2 टाइम्स 1 जो है 1 को लिख दिया tan x कोट एक्स और +2 एज इट इज। अब इक्वल टू ये जो पहली तीन टर्म्स हैं, ये मिलके क्या बन गई? tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। तो tan x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर बन गई और +2 एज इट इज रह गया। अब ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया और +2 एज इट इज, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या इक्वलिटी होल्ड करेगी? जी हाँ, यहां पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब tan x और कोट x इक्वल हो जाएंगे। और हमें पता है कि tan x और कोट x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाते हैं, और वो उनमें से एक पाई बाई 4 है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी x इक्वल टू पाई बाई 4 पे होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये सिर्फ लोअर बाउंड ही नहीं है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अटेनेबल एट x इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 4 पे इक्वलिटी होल्ड कर गई। तो चूंकि 2 मिनिमम वैल्यू है, तो क्लियरली tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो 0 तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, अब एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो आपको बार बार सामने आता है वह साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमें पता है कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। इक्वलिटी भी पता है कहाँ होल्ड करती है, 3 पाई बाई 2 पे करती है। कोस एक्स की भी मिनिमम वैल्यू -1 है। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है ये भी आपको पता है, पाई पे होल्ड करती है। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो -2 इसका लोअर बाउंड तो आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का -2 लोअर बाउंड तो आ गया, लेकिन क्या -2 अटेनेबल लोअर बाउंड है? तो क्या इक्वलिटी होल्ड कर सकती है? अब यही इशू यहाँ पे भी आता है। तो ये इक्वलिटी भी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे कोस एक्स 0 हो जाता है और x इक्वल टू पाई पे साइन एक्स 0 हो जाता है। तो ये इक्वलिटी होल्ड इन दोनों ही वैल्यू में से किसी पे भी होल्ड नहीं कर पाती है। ठीक है, तो
नॉन अटेनेबल लोअर बाउंड है। अब तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो साइन एक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। अगर आपने थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आप ये जानते हैं। और साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता है, वो -√2 होती है। और ये जो -√2 है ये लोअर बाउंड हो गया, और ये जो है लोअर बाउंड होने के साथ इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, ये भी आपको पता। -3π/4 अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये x की वैल्यू अगर आप लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो वो -√2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअली -√2 है। तो इन दोनों ही फंक्शंस का मैंने आपके लिए ग्राफ भी ड्रॉ किया, जैसे ये tan² x प्लस cot² x का ग्राफ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि tan² x प्लस cot² x की जो मिनिमम वैल्यू है ये यहाँ पे 2 पे आ रही है बार बार। तो ये फंक्शन 2 से ऊपर ही है और 2 के इक्वल भी है ना। 0 काफ़ी नीचे रह जाता है, तो 0 इसका लोअर बाउंड तो है। लोअर बाउंड का मतलब फंक्शन इससे ऊपर तो रहेगा, लेकिन 0 कभी भी अटेन नहीं होगा। और अब दूसरा देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स तीनों के ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और कोस एक्स का ग्राफ यहाँ पे अपने मिनिमम वैल्यूज को अटेन कर रहा है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे अपनी मिनिमम वैल्यू -√2 को अटेन कर रहा है। तो ये इनके बीच में कहीं अटेन कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है और कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है, तो -1 और -1 का सम करेंगे तो यहाँ -2 यहाँ कहीं नीचे लोअर बाउंड नीचे रह जाएगा। उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं -√2 है। तो चलिए, आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो चलिए मैं एक और स्टेटमेंट रिवील करता हूँ, लगभग सिमिलर सा ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) प्लस जी(x) mf प्लस mg ही कह रहा है, लेकिन इस बार एक कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड देयर एग्जिस्ट x अल्फा सच दैट f अल्फा इज इक्वल टू mf एंड g अल्फा इज इक्वल टू mg। यानी कि एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करता है कि जिस पर f अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है और g अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। यानी कि f और g की दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम अल्फा पे अटेन हो जा रही हैं। अगर आपको पिछला प्रूफ अच्छे से समझ में आया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ भी आपको देख सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम एफ, इक्वलिटी होल्ड करेगी अल्फा पे। जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, इक्वलिटी होल्ड करेगी एक्स इक्वल टू अल्फा पे ही। मैं पिछली बार यहाँ पे बीटा था, दोनों को ऐड कर दिया है ना, तो इक्वलिटी होल्ड करेगी फिर से अल्फा पे। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ दोनों की इक्वलिटी अल्फा पे होल्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ दोनों की इक्वलिटी एक्स इक्वल टू अल्फा पर होल्ड कर रही है, इसलिए एफ एक्स प्लस जी एक्स की जो इक्वलिटी है वो भी एक्स इक्वल टू अल्फा पर ही होल्ड कर जा रही है। ठीक है, तो सो इज ए लोअर बाउंड अटेनेबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो एम एफ प्लस एम जी अटेनेबल लोअर बाउंड है, एंड हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज एम एफ प्लस एम जी। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका प्रूफ है, लेकिन ये बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है। अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। पहले तो एक सिंपल एग्जाम लेते हैं कि ये समझने के लिए कि ये स्टेटमेंट कैसे एग्जाम्पल्स में दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल्स, तो कोस एक्स प्लस 3x। तो अगर हम देखें तो कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। इक्वलिटी कब अटेन करता है? बहुत सारी वैल्यूज पे करता है, जिनमें से दो वैल्यूज मैंने लिख दी, पाई पे और 3 पाई पे। कोस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। अब ये इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगा? तो एक तो पाई/3 पे करेगा और भी वैल्यूज पे करेगा, पाई पे भी करेगा। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये तो क्लियर है कि यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ये
-2 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, है ना। इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है कि ये दोनों इक्वलिटी एक साथ होल्ड कर जाएं? हाँ, वो वैल्यू है पाई। तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी पाई पे, क्योंकि पाई पे ये भी अपनी वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसलिए दोनों -1 के इक्वल हो जाएंगे, तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे cos x प्लस cos 3x की दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 है और इस सम की मिनिमम वैल्यू भी -2 होगी। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका मैंने cos x और इन सब का मैंने ग्राफ आपके लिए ड्रॉ किया है। तो फिर से आपका रेड में cos x का ग्राफ है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका जो रेड में है ये आपका cos x का ग्राफ है ना, ये ऐसे। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ है? देखो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा 3.14 पे, यानी कि पाई पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, आप देख पा रहे होंगे। और ब्लू ग्राफ cos 3x का है, उसकी भी यहाँ पे cos पाई पे मिनिमम वैल्यू है। और चूंकि दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम वैल्यू पे अटेन हो रही है, तो उसी वैल्यू पे दोनों के सम की वैल्यू भी -2 अटेन हो रही है। देख सकते हो आप, -2 है। तो आप सब लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है इसका यूज़ हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो निकालनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और टेक योर टाइम, आप इसको अच्छे से ट्राई कीजिए और देन स्टार्ट द वीडियो एंड कम बैक एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड सी हाउ फार यू वेंट। तो चलिए, आप लोगों ने सफिशिएंट टाइम स्पेंड कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -5x² प्लस 2√3x प्लस 15। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ये 2√3x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ x² टर्म है और यहाँ पे x4 भी टर्म है। तो मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ, मैं ये x और ये √3 का स्क्वायर तो मुझे यहाँ 15 से मिल जाएगा, है ना, या फिर एक रियल कांस्टेंट है उसको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, साथ में 2 भी है। अगर मैं ये एक प्लस का x² मिल जाए तो मैं x² और 3 के साथ मिलके इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ। और जब x² मिल जाएगा, यहाँ पे तो x4 और x² है, इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके कांस्टेंट टर्म से मैं इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो पहला टारगेट है प्लस का x² लेके आना। अगर प्लस का x² लाना है तो -5x² को मैं -6x² प्लस x² लिख देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x की पावर 4 एज इट इज लिख दिया और -5x² को लिख दिया -6x² प्लस x² और प्लस 2√3x और प्लस 15। इसका फायदा क्या हुआ, ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में अगर मैं +3 और -3 कर दूं तो ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों टर्म में भी क्योंकि ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स x² है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस माइनस कर दूं, क्योंकि x² का स्क्वायर x की पावर 4 ऑलरेडी हमारे पास है। तो अगर इसमें 9 ऐड कर दूं तो ये भी आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, इसमें 9 ऐड करने वाला हूँ, इसमें 3 ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले वाले में 9 ऐड किया और दूसरे वाले में 3 ऐड किया, और फिर ऐड किया है तो बैलेंस रखने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वल रहे। अब ये 15 माइनस 12 आपका बन गया 3, और पहले जो 3 टर्म्स हैं ये बन गए आपके x² - 3 का होल स्क्वायर, और दूसरे जो 3 टर्म हैं वो आपके बन गए प्लस x -√3 का होल स्क्वायर, और 15 में से आपका 9 जाके बच गया 3। अब आप देख सकते हैं कि x² - 3 होल स्क्वायर ये नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये दोनों नॉन नेगेटिव टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। तो इसलिए ओवरऑल एफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 0 + 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इक्वलिटी भी होल्ड करती है किसी एक्स के लिए, और ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? चलो चेक करते हैं, क्या ये 0 के इक्वल हो पाता है और ये दोनों 0 के इक्वल हो पाते हैं? तो x² - 3 0 के इक्वल होगा जब x² 3 होगा, और x -√3 0 के इक्वल होगा जब x√3 होगा। तो ये जो इक्वलिटी होल्ड करेगी वो x² = 3 एंड x = √3 पर करेगी। अब क्या ऐसी एक x की वैल्यू मिल सकती है कि ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर जाएं?
तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर x इक्वल टू √3 ले लें तो उसका स्क्वायर 3 ही होता है। तो x इक्वल टू √3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिकॉज वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो दोनों इक्वलिटी x इक्वल टू √3 पे होल्ड कर जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मिनिमम वैल्यू है वो f(x) है कि जो है वो 3 है और अटेनेबल है एट x इक्वल टू √3। तो जिन लोगों का आंसर करेक्ट आया था कमेंट कीजिए, आई गॉट इट राइट। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा ट्वीक करते हैं अपने क्वेश्चन को फिर से, है ना। तो सी पार्ट में अगेन आपको बताना है वीडियो पॉज करके कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा, चेक करते हैं जैसे हर बार करते हैं। तो f(x) की मिनिमम वैल्यू mf है, इक्वलिटी किसी x इक्वल टू अल्फा पर होल्ड करेगी। gy की मिनिमम वैल्यू mg है, इक्वलिटी x इक्वल टू बीटा पर होल्ड करेगी। और ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का सम mf प्लस mg से बड़ा हो जाएगा। ये हमने दोनों को ऐड किया है और इक्वलिटी होल्ड करेगी क्या, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कोई इशू नहीं है इक्वलिटी का इशू क्यों नहीं है, क्योंकि f(x) x इक्वल टू अल्फा पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा और y की वैल्यू बीटा ले सकते हैं। तो x और y इंडिपेंडेंट होने की वजह से x की वैल्यू अल्फा डाल सकते हैं, y की वैल्यू बीटा डाल सकते हैं। तो ये सम mf प्लस mg के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपकी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो लोअर बाउंड है ये जो आपका mf प्लस mg और ये अटेनेबल है एट x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा पर। और जो अटेनेबल लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। तो आपका स्टेटमेंट आया ट्रू, ये ट्रू है। क्लियर है। सेम तरह का स्टेटमेंट है, एक बार सबसे पहले फॉल्स आया फिर ट्रू आया, अब फिर से ट्रू आया। ठीक है, अब चलिए इसका भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। तो एग्जांपल, इस बार फिर से मैं सेम एग्जांपल tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर वाई लिख देता हूं। इस बार यहाँ कोई डाउट नहीं है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और कोट स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू वो भी 0 हो गई। दोनों ही अटेनेबल हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यूज हैं, एक 0 पे और एक y की वैल्यू π/2 पे, है ना। और दिस इम्प्लाइज दोनों को ऐड कर दिया, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, x 0 और y π/2 पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चैलेंजिंग सा लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। तो f(x(y) इज इक्वल टू x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2x का होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 11। वीडियो पॉज कर लीजिए और प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सी व्हाट आंसर डू यू गेट। सो प्लीज स्टेट योर आंसर। तो चलिए इस बार मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ गया होगा क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो f(x(y) इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा समझा देता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। तो सिंप्लीफिकेशन में ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, ये y प्लस 2x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो ए बी वाली टर्म आएगी वो आएगी -4xy और यहाँ पे आएगी +4xy। तो -4xy और +4xy आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना। एक तो ये बात है। अब एक यहाँ से आपका 4y² आएगा, एक x² आएगा और यहाँ से आपका y² और 4x² आएगा। ठीक है ना। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमने 4xy टर्म को हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो x² प्लस 4y² माइनस 4xy टर्म कैंसिल हो गई, दूसरे में से आ गया y² प्लस 4x²। अब इस होल स्क्वायर को भी ओपन करते हैं। तो इस होल स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं तो माइनस आपका क्या आ जाएगा, -x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को भी ओपन करते हैं तो y² प्लस 4 माइनस 4y आएगा, बाहर माइनस है वो साइन चेंज कर देगा। तो साइन चेंज करके आपका क्या आएगा, -y² माइनस 4 और प्लस 4y और प्लस 11। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो आपका आ गया ये। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इसको 4x² और -4x को साथ लेके
हम इसको होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर, और माइनस 4x को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। सिमिलरली 4y स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2y स्क्वायर, और उसके साथ मैं 4y को लिख लेता हूँ। अब ये +1 क्यों किया? क्योंकि जैसे ही +1 करता हूँ तो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी अगर मैं +1 कर दूं तो ये भी 2y + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इस 3 में से एक 1 हमने यहाँ ले लिया, एक 1 यहाँ ले लिया, और एक 1 बच गया। तो अब पहली जो टर्म है वो आपकी क्या बन गई? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूसरे वाली बन गई 2y + 1 का होल स्क्वायर, और फिर बचा आपका +1। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम अगर करें तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 एज इट इज़, तो ये 1 आ गया। अब क्या इक्वलिटी होल्ड करेगी? तो इसकी इक्वलिटी करेगी x इक्वल टू हाफ पे, और इसकी इक्वलिटी करेगी y इक्वल टू माइनस हाफ पे। तो क्लियरली दोनों की इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, इसलिए सम की इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू माइनस हाफ। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो क्लियरली 1 हो गई, अटेन्ड एट x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू माइनस हाफ। तो आपने देखा कि इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे। इस बार फंक्शंस का माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो फिर से आपको मिनिमम वैल्यू गिवन है एंड मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है ना? f की मिनिमम, g की मैक्सिमम। आपको ए स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। वीडियो पॉज कर लीजिए, है ना? अपना आंसर लिख लीजिए, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रूव करने का ट्राई कीजिए, और अगर फॉल्स है तो काउंटर एग्जाम्पल सोचिए। ठीक है, टेक योर टाइम एंड कम बैक एंड देन वी विल चेक। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो एफ एक्स की जो है मिनिमम वैल्यू एम एफ है और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एन एफ है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एफ एक्स की तो मिनिमम और जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस होगी। यानी कि मिनिमम में से मैक्सिमम माइनस करेंगे तो मिनिमम बचना चाहिए। तो इंट्यूटिवली तो ऐसा लग रहा है कि मिनिमम में से मैक्सिमम माइनस कर रहे हैं, तो यस मिनिमम बचना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रू प्रूव भी कर पाते हैं कि हम, या कुछ इश्यू आ जाता है। तो फिर से देखते हैं। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? एम एफ। इक्वलिटी एक्स इक्वल टू अल्फा पर होल्ड करेगी। जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एम जी। इक्वलिटी किसी एक्स इक्वल टू बीटा पर होल्ड करेगी। अच्छा, अब आपके ब्रेन में बेल रिंग होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। तो अलग हैं, तो अगर मैं, अब मुझे क्या चाहिए? माइनस जी एक्स चाहिए। तो माइनस से अगर मैं इस सेकंड वाली में मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। अगर मैं सेकंड वाली में इस वाली में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट माइनस जी एक्स। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इक्वलिटी एक्स इक्वल टू बीटा पर ही होल्ड करेगी। अब मैं ये जो 1 और 2 हैं इनको ऐड कर देता हूँ, है ना? तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। तो 1 और 2 को ऐड किया, यानी कि इन दोनों को ऐड किया, और इन दोनों को ऐड किया, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया आपका एम एफ माइनस एम जी। तो एम एफ माइनस एम जी क्लियरली लोअर बाउंड है, लेकिन ये चूंकि अलग अलग हैं इसलिए ये नॉट नेसेसरीली अटेनेबल लोअर बाउंड है। तो इज अ लोअर बाउंड बट नॉट नेसेसरीली अटेनेबल। तो ये स्टेटमेंट आपका हुआ फॉल्स। रेड फ्लैग हो गया। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल देखें क्या? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कुछ काउंटर एग्जांपल देखते हैं इसका ना। काउंटर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा काउंटर एग्जांपल देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो -1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो -2 आना चाहिए, है ना? तो लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू -2 नहीं होती है ना, ये आपको पता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√2। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर।
अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो सेकंड स्टेटमेंट बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस बार मिनिमम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल रहे हैं, और वो होगी एम एफ माइनस एम जी। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट सेम है ना, लेकिन पिछले स्टेटमेंट से इसमें कुछ कंडीशन ऐड कर दी है। प्रोवाइडेड दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट, ये जो वैल्यूज़ हैं मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों सेम अल्फा पर अटेन है। और आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक कि यह स्टेटमेंट, जैसे ये कंडीशन आई, चूंकि पिछले प्रूफ में यही तो इशू हो रहा था, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। और आप इसको एक सेकंड में प्रूफ भी लिख सकते हैं इसका। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू एम एफ है, इक्वलिटी एक्स इक्वल टू अल्फा पे। जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम जी है, इक्वलिटी एक्स इक्वल टू अल्फा पे ही होल्ड कर रही है। और माइनस से अगर सेकंड इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस जी एक्स, इक्वलिटी फिर से एक्स इक्वल टू अल्फा पे ही। और ये 1 और 2 को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? दोनों का सम। इस बार ये सिर्फ लोअर बाउंड नहीं रहा, इस बार चूंकि इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी एक्स इक्वल टू अल्फा पर, ये जो एक्स इक्वल टू अल्फा, इसलिए ये बन गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ऑल्सो इक्वल टू हो जाता है इतने पे, तो ये अटेनेबल हो गया एट एक्स इक्वल टू अल्फा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आने लगी होगी, प्रूफ भी आपको खुद से क्लिक करने लगे होंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। तो थर्ड स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट सी। तो स्टेटमेंट सी बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एम जी, जो कि जी की मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस एम एफ, जो कि आपकी एफ की मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम में से मिनिमम को अगर माइनस करेंगे तो हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन चाहिए कि वो जो मिनिमम और मैक्सिमम है दोनों की, वो सेम अल्फा पे होनी चाहिए, तभी जैसा कि हमने बी पार्ट में भी देखा था। तो यहाँ पे इस बार डायरेक्ट वही कंडीशन ले ली है कि प्रोवाइडेड दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट, कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम अल्फा पर अटेन हो रखी हों। तो इसके प्रूफ की डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि सेम तरह का प्रूफ है ना। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका करेक्ट है, इससे मैच करा सकते हैं ना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपके लिए प्रूफ रिवील कर दिया है, सेम तरीके से इसका प्रूफ लिखा जा सकता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, फंक्शंस के प्लस माइनस देख चुके हैं, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले जैसे कि हम हर बार स्टेट करते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज एम एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी इज एम जी, एंड मैक्सिमम वैल्यू सिमिलरली कैपिटल एम एफ एंड कैपिटल एम जी। ठीक है, स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू जी वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए एंड कम बैक एंड देन वी विल चेक। तो आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इवन दो ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। तो अब ये फॉल्स क्यों है? तो चलिए देखते हैं, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस स्टेप में हमारी रीजनिंग फेल होती है और किस स्टेप में गड़बड़ होती है। तो हर बार की तरह एफ एक्स क्या होगा? लेस और इक्वल टू एम एफ, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वलिटी होल्ड करेगी किसी एक्स इक्वल टू अल्फा पर। जी एक्स लेस और इक्वल टू एम जी, इक्वलिटी होल्ड करेगी किसी एक्स इक्वल टू बीटा पर। बट डज दिस इम्प्लाई, क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम दो इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? और इशू इसी में आता है। अब इशू क्या आता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। अगर -2 लेस और इक्वल टू 1 लिया जाए और -3 लेस और इक्वल टू 2 लिया जाए, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 लेस और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो जो कि गलत है। तो हम ऐसे इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिकॉज हम इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई एफ एक्स इंटू जी वाई लेस और इक्वल टू एम एफ इंटू एम जी। तो इस बार यहाँ पे एम एफ इंटू एम जी
मैक्सिमम वैल्यू होना तो दूर की बात है, इस बार हम अपर बाउंड भी गारंटी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। अब एग्जाम्पल, जैसा कि हम हर बार लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक काउंटर एग्जाम्पल होगा इस स्टेटमेंट के लिए। तो एग्जाम्पल है 1 - x² इंटू 1 - y - 1 का होल स्क्वायर। अभी आपको पता है कि 1 - x² की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 1 - y - 1 के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी। अब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो क्या इनके प्रोडक्ट का 1 अपर बाउंड इवन है? क्या वो सिर्फ अपर बाउंड भी है? फॉरगेट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए, और 1 ही नहीं, क्या कोई भी नंबर इसका अपर बाउंड है? तो जवाब है कि इस नंबर का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि हम इस फंक्शन को जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं क्या करता हूं, y को ये देखने के लिए मैं y की वैल्यू लेट्स से n+1 ले लेता हूं, है ना। तो y की वैल्यू मैंने n+1 ले ली और x की वैल्यू मैं n ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये लेता हूं तो क्या हो जाता है, तो जब ये वैल्यूज लेता हूं तो ये फंक्शन एफ एन कोमा, अगर मैं इसको f(x, y) लिखूं, अगर मैं इसको f(x, y) लिखूं, अगर मैं इसको f(x, y) लिखूं, तो इसको हम f(n, n+1) की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 - n² इंटू 1 - n² विच इज़ 1 - n² का होल स्क्वायर एंड विच इज़ ऑल्सो n² - 1 का होल स्क्वायर। अब n² - 1 का होल स्क्वायर आप जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेट्स से n की वैल्यू अगर आप √101 ले लेते हो, तो 101 का स्क्वायर 101 - 100, तो आपका जो है दिस इंप्लाइज जो फंक्शन है आपका वो आपका 100 का स्क्वायर बन जाता है। ऐसे अगर आप 1001 ले लोगे तो आपको फिर उसको 1001 का स्क्वायर बना पाओगे। तो आप जितना चाहे बड़ा बना सकते हो। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ स्टेट कर दिया है, दिस कैन बी मेड 1 - n² का होल स्क्वायर विच इज सेम एज n² - 1 का होल स्क्वायर बाई टेकिंग x = n एंड y = n+1, विच देन ये जो आपका n² - 1 का है कैन बी मेड एज लार्ज एज वी वांट बाई टेकिंग n लार्ज इनफ। तो n को बड़ा लेके हम इसको जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मूव करते हैं बी पर। बी इसका मिनिमम के लिए सेम स्टेटमेंट कि मिनिमम ऑफ f(x) इंटू जी वाई इज इक्वल टू mf इंटू एम जी। अब फॉर सिमिलर रीजन्स ये भी आपका फॉल्स है। काउंटर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसी तरह का इसी काउंटर एग्जाम्पल को आप चाहो तो x² - 1 और y - 1 का होल स्क्वायर -1 करके आप इसका काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो मैंने लिया है x² - 3 एंड y - 1 का होल स्क्वायर -1। अब मेरा क्लेम है कि इस फंक्शन का लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम इसको जितना चाहे छोटा बना सकते हैं। और वो क्लियर है क्योंकि अगर मैं y को फिक्स कर दूं 1, तो y को फिक्स करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपकी y = 1 रखते ही दिस क्वांटिटी विल बिकम -1। और इसको आप x को बड़ा लेके आप इसको कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर बना सकते हैं। तो कितने भी बड़े पॉजिटिव नंबर में अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा -1 से मल्टीप्लाई करते ही वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप इसको जितना चाहे छोटा बना सकते हो y को 1 फिक्स करके और x की वैल्यू लार्ज एनफ लेके। तो दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी वांट बाय फिक्सिंग y = 1 एंड टेकिंग x लार्ज एनफ।
x को हम बड़ा लेके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेट्स से f और √103, 1 लूँ, ये मेरा f(x,y) है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये √103 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 103, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो 103 का स्क्वायर, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो ये आपका 100 इंटू -1 कितना आ गया? -100 आ गया। अब आप इसको 1003 लेके -1000 बना सकते हो। तो आप जितना चाहे छोटा इसको बना सकते हो, x को बड़ा लेके और y को 1 फिक्स करके। इसका मतलब क्या है कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मेरा एक सवाल है, क्या हम a और b को थोड़ा मॉडिफाई करके, इस पे कोई कंडीशन लगा के, क्या हम एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं जो थोड़ा ट्रू हो जाए, कम से कम लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स सी एंड डी, जिसमें यही कोशिश की गई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, फिर से मिनिमम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, एफ एक्स और जी वाई लिया है, और इस बार दोनों ही मिनिमम पॉजिटिव हैं। अपना आंसर लिख लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। हम ट्राई करते हैं इसको प्रूव करने का, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऑन द वे हम फंसते हैं या नहीं, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर प्रूव कर पाते हैं तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू एम एफ एज यूजल, एक्स इक्वल टू एल्फा। जी वाई की मिनिमम वैल्यू एम जी एज यूजल, इक्वलिटी एट एक्स इक्वल वाई इक्वल टू बीटा। देखिए, एम एफ 0 से बड़ा है और एफ एक्स एम एफ से बड़ा है, तो आपका एफ एक्स भी 0 से बड़ा हो गया। सिमिलरली एम जी 0 से बड़ा है और जी वाई एम जी से बड़ा है, तो आपका जी वाई भी 0 से बड़ा हो गया, है ना? तो यानी कि ये जो दोनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, और पॉजिटिव साइड में बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बड़ी होती है, तो इस बार हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? और जो नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, और इक्वलिटी इस बार होल्ड कर जाएगी एक्स अल्फा और वाई इक्वल टू बीटा पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। तो चलिए, अब डी भी इसी का एक स्टेटमेंट है, आप डायरेक्ट आंसर लिख लेना, और इस बार मैं उसका प्रूफ अपने आप लिख लेना, वो मैं नहीं करूँगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, ये बताइए ट्रू है कि नहीं है? अब तक तो आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि इक्वलिटी अलग अलग नंबर पे होल्ड कर सकती है, भले ही ये दोनों पॉजिटिव हैं, भले ही ये दोनों पॉजिटिव हैं। इक्वलिटी चूंकि अलग अलग अल्फा और बीटा पे आ सकती है, तो इस बार लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगा। तो इस बार हम लोअर बाउंड की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम की गारंटी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से सेम तरीके से एम एफ, है ना, और फिर से एक्स इक्वल टू एल्फ बीटा ले लिया। अब ये तो आपका लोअर बाउंड आ गया विदाउट एनी इशू, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इक्वलिटी होल्ड करे जरूरी नहीं है। तो अनअटेनेबल लोअर बाउंड अनलेस देयर एग्जिस्ट अल्फा और बीटा सेटिस्फाइंग अल्फा इक्वल टू बीटा। तो ऐसे अल्फा बीटा अगर हैं कि दोनों इक्वल आ जाएं, यानी कि इक्वलिटी अल्फा और बीटा इक्वल आ जाएं, यानी कि ये जो इक्वलिटीज़ हैं ये सेम नंबर पे होल्ड कर जाएं, तभी हम इसको मिनिमम बोल पाते। तो अब ये मिनिमम नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब मूव करते हैं, इसका एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। तो फिर से एफ एक्स की मैं, और ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको आप क्लास फिनिश होने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू खुद से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोगों का आंसर सही आ पाता है इसकी मिनिमम वैल्यू का। तो अब देखिए, पहले वाले की जो है, वैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक है, ये जो पहला फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। तो पहले फंक्शन को मैं एक्स, इसमें वन बाहर ले लूँ, वन अलग ले लूँ, तो इसको मैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ, और इसमें से 9 प्लस वन लिखूँ तो इसको भी मैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू चूंकि 0 है, तो 0 प्लस वन, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। तो 1 इंटू वन इसका लोअर बाउंड तो आ गया, लेकिन ये अनअटेनेबल है।
अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो 15 से कुछ बड़ी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्योंकि 15 1 से काफ़ी बड़ा है और मिनिमम वैल्यू 15 से भी कुछ बड़ा नंबर है ना? तो 1 सिर्फ एक लोअर बाउंड है, मिनिमम वैल्यू तो नहीं है। ये एक्सरसाइज आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल या स्टेटमेंट पर। इस बार हमने मैक्सिमम के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब दोनों ही नेगेटिव हैं, है ना? तो नेगेटिव साइड में अगर मैक्सिमम्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग। फिर से चलिए देखते हैं। अब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वो जो इक्वलिटी वाली, इस वजह से तो इक्वलिटी नहीं होल्ड करी, वो बात तो नहीं आएगी, है ना? तो अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम भी वो हो ही जाएगा। तो चेक यही करना है कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से सेम तरीके से। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इक्वलिटी एट एक्स इक्वल टू एल्फा। जी वाई की मैक्सिमम वैल्यू एम जी इक्वलिटी एट वाई इक्वल टू बीटा। अब दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइड के अगर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी के सिंपल रूल्स हैं जो आप लोगों को, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को आते होंगे। तो इक्वलिटी एट एक्स इक्वल टू एल्फा और वाई इक्वल टू बीटा। तो ये आपका लोअर बाउंड आ गया। अब इक्वलिटी भी होल्ड कर गई, अब इक्वलिटी होल्ड कर गई, लोअर बाउंड भी है तो मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हम ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या और करने वाले हैं। व्हाट्स ऑन द टेबल ऑन द नेक्स्ट क्लास। देखिए, तो एक तो हम जो आज हमने सिंपल फैक्ट्स यूज़ किए कि हर एक रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो उसको प्रूव करेंगे, है ना? और फिर इस फैक्ट को हम यूज़ करेंगे, है ना, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से कुछ इस तरह के फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें 4xy टर्म है ना? ये जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक x की क्वाड्रेटिक बना लो और एक y की क्वाड्रेटिक बना लो और दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो। ये थोड़ा सा नॉन ट्रिकी है ना? और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मतलब फंडामेंटल मेथड है और थोड़ा सा कैलकुलेशन कम्बरसम है। तो लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कि कैसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड काम करता है वो हम यूज़ करके थर्ड लेक्चर में इसको करेंगे। और फोर्थ लेक्चर में हम एक लेमा डेवलप करेंगे जिस लेमा को यूज़ करके हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, मतलब कैलकुलेशंस भी उतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी इन द फोर्थ लेक्चर। सो थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर हम काफ़ी ये जो इस तरह के क्वाड्रेटिक्स हैं उनको कैसे डील करना है उस पर हम डील करेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को करने में कुछ सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स क्या होती है, उन कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको अवॉइड करना है। और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए ग्रेट डे।